सुनाई दे रहा है या नहीं वो मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 2 मिनट लगेगा मुझे भी चेक करने में। तो चूँकि लाइव क्लास में थोड़ा सा ये भी चेक करना होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो ठीक ठाक जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, फिर हम बाकी चीज़ हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, और मोबाइल को साइलेंट कर दिए, इसको यस कर देते हैं। देखिए देखिए आज साइंस के बारे में बताएंगे। और आप जानते हैं साइंस में टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं। 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव, मार्क्स कहे तो नंबर, तो 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर के सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर के सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो जो सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, ये अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ हमने जो सेव करके रखा है वो है देखिए देखिए आज जो है हम ये बता रहे हैं कि कैसे हम देखिए आज हम सबसे पहले तो साइंस के बारे में कुछ बता दें। तो आज मेरा मन हुआ है कि साइंस 10th को पढ़ा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप यह जानिए कि ये साइंस में सबसे पहले ये जानिए 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 80 नंबर के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा और 40 सब्जेक्टिव। ठीक है, तो 40 ऑब्जेक्टिव में एक एक करके 40 क्वेश्चन बना के आप आइएगा। ठीक है, 80 को विकल्प रहेंगे जिसमें से 40 को बनाना है। ठीक है, इसमें से 40 नंबर का रहता है क्या क्या, सो जान लीजिए। इसमें रहता है भौतिकी, इसके बाद रसायन, इसके बाद जीव विज्ञान। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग को पता ही नहीं कैसे, तो भौतिकी से सबसे ज़्यादा नंबर पूछे जाते हैं, 14 नंबर का, इसके बाद 13 नंबर का इसमें से भी और 13 नंबर इससे भी, तो ये क्या हो जाता है, 40 हो जाता है। ठीक है, तो यही बनाना रहता है। ठीक है, किसमें, साइंस के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए ये बनाना रहता है। आगे देखिए ये साइंस में बनाना रहता है। ठीक है, अब देखिए अब चूँकि साइंस में क्या हम बताने जा रहे हैं, सो देखिए, तो चूँकि साइंस में हम बताने ये जा रहे हैं कि सबसे पहले हम कुछ जिक्र करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा प्रकाश के परावर्तन क्या है, तो प्रकाश के परावर्तन क्या है, तो आप जानिए कोई भी परावर्तक सतह होगा, यही परावर्तक सतह होगा। परावर्तक सतह का मतलब कि एक भाग
जो है वो कलर किया हुआ, रज किया होगा, ठीक है। तो जब कभी भी एक भाग कलर किया होगा तो इसका मतलब प्रकाश ऐसे आएगी, ठीक है। तो जो आएगी इसको आपतित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। तो जो आएगी उसको आपतित किरण कहा जाएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जो आएगी उसको आपतित किरण कहा जाता है, ठीक है। जो आएगी उसको आपतित किरण, और जो यहाँ से परावर्तित होकर जाएगी उसको परावर्तित किरण कहा जाता है, ठीक है। परावर्तित किरण कहा जाता है। अभी हम बहुत सारे बात बताएंगे, ठीक है। देखिए इसको जो है बीच में जो डाला रहता है इसको अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलंब। इसको क्या कहा जाता है? अभिलंब, ठीक है। इसको अभिलंब कहा जाता है। तो देखिए ये है, हम बता रहे हैं परावर्तन क्या कहलाते हैं। इसमें कई क्वेश्चन होंगे जिसको हम एक साथ जवाब देंगे। परावर्तन, ठीक है। तो सबसे पहले परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह, ये वाला सतह को क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। क्या कहेंगे? परावर्तक सतह, ठीक है। तो ये वाला किरण को कहते हैं परावर्तक सतह, ठीक है। तो परावर्तक सतह, तो देखिए ये वाला क्या है? परावर्तक सतह, ठीक है। अब देखिए परावर्तक सतह है तो जब कोई किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है और यहाँ से परावर्तित होकर किसी दिशा में चली जाती है, ऐसी प्रकाश की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो कॉपी कलम से नोट करते चलिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। बेहतर यह होगा कि दिमाग में नोट करते चलिए तो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा, ठीक है। क्योंकि आप जब दिमाग में नोट कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, और ज़्यादा समझ में आएगा तो इसको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, सीधे जाके एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब कोई भी प्रकाश परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की ऐसी घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है? परावर्तन। ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला किरण जो है, अब पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो कितने नियम है? 2 नियम है, ठीक है। यहाँ हम सिंबल लिख देते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, ठीक है। आप जानते हैं जो आ रही है इसको आपतित किरण, जो यहाँ से परावर्तित हो रही है उसको परावर्तित किरण, और जो बीच में अभिलंब बन रहा है उसको अभिलंब कहा जाता है, ठीक है। इस दोनों के बीच जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहा जाता है, और आपतन कोण को आई से दिखाया जाता है, ठीक है। इस दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है, और इसको आर से दिखाया जाता है। हम चाहे तो एक ही बार में आंसर बोलते जाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा, आपको 2 नंबरी 5 नंबरी ऑब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो ये आई को आपतन कोण, ये आर को परावर्तन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण हो गया, ये वाला क्या हो गया? परावर्तन कोण। तो देखिए तो आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, ठीक है। तो यहाँ से 2 नियम कौन कौन सा है? तो सबसे पहले आसान यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के, यानी कोण आई बराबर कोण आर, ये पहला नियम लिख दीजिएगा। 2 नियम है। और दूसरा नियम तो सबसे आसान है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर मौजूद होते हैं, या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यही परावर्तन के क्या है? नियम है, ठीक है। यही परावर्तन के क्या है? नियम है। अब देखिए परावर्तन के नियम हो गया। अब देखिए अभी जो हम बताए हैं वो क्या क्या था? परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन के नियम के, तो परावर्तन किसे कहते हैं ये 2 नंबर में पूछेगा। परावर्तन के नियम कितने हैं ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। जब एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो 2 नंबर में, जब सीधा उत्तर पूछेगा तो 1 नंबर में, ठीक है। आप मेरे साथ क्या कीजिए, जुड़े रहिए, ठीक है, क्योंकि आप ही के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है।
तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने के लिए कई चीज़ों को जानना जरूरी होता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने के लिए कई चीज़ों को, जिसमें से पहला चीज़ जो है वो माध्यम का अपवर्तनांक है। तो माध्यम का अपवर्तनांक बहुत बच्चा को लगता होगा कि कथी है, ठीक है। तो जैसे हवा है एक माध्यम हो गया, जल एक माध्यम हो गया। माध्यम का मतलब जिससे होकर जाया जाता है, ठीक है, उसको माध्यम कहा जाता है। जैसे आप धरती पर चलते हैं सो और पानी में चलिएगा सो, दोनों में अंतर हो जाता है, क्योंकि जितना स्पीड आप इस पर चल पाइएगा पानी में नहीं पर चल पाइए, या दलदल रहेगा या कीचड़ रहेगा तो उतना स्पीड से नहीं दौड़ पाइएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि माध्यम अलग अलग है। तो माध्यम अलग अलग होने पर प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन में तो याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन में कम से कम 2 माध्यम होना जरूरी है। उसके लिए प्रकाश के परावर्तन के लिए केवल एक माध्यम, लेकिन जब प्रकाश के अपवर्तन का जिक्र होगा अपवर्तन का, तो आप जानिएगा कि अब प्रकाश के अपवर्तन के जिक्र का मतलब है कि इसमें कम से कम 2 माध्यम होंगे, ठीक है। एक वायु, जल या कुछ भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अपवर्तन के लिए 2 माध्यम चाहिए, ठीक है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आया है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है। तो आप जानते हैं, याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है, ठीक। किसका होता है? हीरा का होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक, सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है? हीरा का होता है, 2.54 होता है, ठीक है। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? निर्वात का होता है, ठीक है। सबसे कम किसका होता है? निर्वात का होता है। सबसे कम किसका होता है? निर्वात का होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए सबसे कम किसका होता है? निर्वात का होता है। अब देखिए हम पहले बता रहे थे कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन क्या है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए सबसे पहले यह जानिए कि ये वाला जो है ये माध्यम होता है, ठीक है। ये क्या होता है? माध्यम होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो है अपवर्तक सतह है। क्या है सतह? अपवर्तक सतह। तो जब कभी भी प्रकाश आएगी, जब कभी भी प्रकाश आएगी तो यहाँ से ये अभिलंब है, ये वाला क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। तो ये अभिलंब से ऐसे जाना चाहिए, लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर चली जाती है। तो जो आ रही है इसको आपतित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतित किरण, ठीक है। जो आ रही है उसको क्या कहा जाता है? आपतित किरण। और जो चली जाती है उसको अपवर्तित किरण। क्या कहा जाता है? अपवर्तित किरण। अब देखिए इसको क्या कहा जाता है? अपवर्तित किरण, ठीक है। अब देखिए आप लोग को अगर आवाज़ जा रहा हो सही से तो आप हमको मज़ा आएगा और रिप्लाई देते रहिए कि आवाज़ सही से आ रहा है, ठीक है। तो आवाज़ जब सही से आ रहा है तो दिक्कत तो है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। ये वाला कोण आई कहलाता है, ये वाला कोण आर है। याद रखिएगा ये तो आपतन कोण है, ये वाला कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण है। तो हम जो पढ़ा रहे थे वो प्रकाश के अपवर्तन पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन। तो इसमें भी कई क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है। तो इसमें भी कई क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो कई क्वेश्चन जो होंगे प्रकाश के अपवर्तन जो पढ़ा रहे थे, तो इसमें जो कई क्वेश्चन होंगे तो कई क्वेश्चन पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो वैसी घटना, प्रकाश की वैसी घटना जब प्रकाश सतह पर आपतित होती है, वैसी घटना जब प्रकाश सतह पर
आपतित होती है, जब सतह पर आपतित होती है, तो जब सतह पर क्या होती है, आपतित होती है, तो जब आपतित होती है तो दूसरे माध्यम में जाने के बाद, दूसरे माध्यम में यानी इसके पार होने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर भागती है, ऐसे घटना को प्रकाश के अपवर्तन। इस बात का जिक्र जरूर कीजिएगा कि दूसरे माध्यम में जाकर, अपने माध्यम में नहीं ये मुड़ती है, ठीक है, तो दूसरे माध्यम में जाकर मुड़ती है, ठीक है। तो जब कोई भी प्रकाश, वैसे प्रकाश की वैसी घटना जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, ऐसे घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो आप लिखना है तो लिख भी सकते हैं, बहुत आसानी से हम बोल रहे हैं कि प्रकाश की वैसी घटना जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब से दूर हटती है या अपने पथ से विचलित हो जाती है, ऐसे घटना को ही प्रकाश के अपवर्तन। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कै गो नियम पूछा जाएगा तो कहिएगा 2 गो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के भी कै गो नियम है, 2 गो नियम है, ठीक है। तो 2 गो नियम है, तो 2 गो नियम कौन सा है सो जान लीजिए, ठीक है। तो पहला नियम तो सबसे आसान है कि आपतित किरण, तो यही है आपतित किरण, ये वाला है अपवर्तित किरण, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये वाला अभिलंब, अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में स्थित होते हैं या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है साइन आई बट्टे साइन आर इक्वल टू म्यू, ये दूसरा नियम है, ठीक है, ये दूसरा नियम है। इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। किसका नियम, स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम। साइन आई बट्टे साइन आर बराबर म्यू, या ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कोई आदमी साइन आई बट्टे साइन आर बराबर, क्योंकि इसको म्यू1 मानता है, इसको क्या मानता है, म्यू2, अलग अलग माध्यम अभी ये बताएं, तो बराबर म्यू2 बाय म्यू1। तो दोनों में से कुछ भी लिखिएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि म्यू2 बट्टा म्यू1 को किसके बराबर, म्यू कांस्टेंट के बराबर जब मानेंगे तो यह साइन आई बट्टे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर म्यू हो जाएगा। अब देखिए, जब साइन आई बट्टे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, यही स्नेल का नियम कहा जाता है। किसका नियम कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है, ठीक है। और जब स्नेल का नियम कहा जाएगा, इसके बाद देखिए देखिए, तो जब स्नेल का नियम कहा जाएगा, अब देखिए कुछ मेरे पास आपके ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ फिगर हम कलेक्ट किए हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ने का कोशिश कीजिए, देखिए क्या है फिगर में। अब देखिए, ये फिगर को समझते चलिए, ठीक है। ये फिगर को हम देखिए, सबसे पहले ये तो जान लीजिए आप, एक चीज़ हम क्लियर कर दें, इसके बाद इसको बताएंगे कि दर्पण जो है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले आपके मन में होगा कि गोलीय दर्पण क्या है, तो भी बता देते हैं। यदि परावर्तक सतह उसके केंद्र की दिशा की ओर हो या बाहर की दिशा की ओर हो, तो ऐसे दर्पण को क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण। और इसी गोलीय दर्पण में के 2 प्रकार होते हैं, जिसको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कहा जाता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण, ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो है किसे कहते हैं, अभी एक क्लियर कर दिए हैं। तो गोलीय दर्पण जो है वो प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कै प्रकार के, 2 प्रकार के। एक जो होता है वो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, और दूसरा जो है वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। अब देखिए, दूसरा जो है उत्तल दर्पण है। अब देखिए, आपके मन में होगा कि अवतल दर्पण, तो यही वाला, ये वाला अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये जो होता है अंदर की ओर कलर किया हुआ, ये क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखिए, ये उत्तल दर्पण है। अब देखिए,
इसके जो यहाँ सेंटर होता है, केंद्र बिंदु, उसको P बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में पोल और हिंदी में ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल या ध्रुव। ठीक है, अब याद रखिएगा एक चीज़, इसके केंद्र पर जो होती है उसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, और वक्रता केंद्र को C से डिनोट किया जाता है, और C तक की जो दूरी होती है, ये जो मान लीजिए ये C केंद्र होगा और यहाँ तक की दूरी जो होगा उसको R माना जाता है। ठीक है, और इसका एक फोकस होगा जिसको F से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा बड़का F जो है, इसमें कभी भी याद रखिएगा कैपिटल F जो है वो केवल फोकस होता है। क्या होता है? दर्पण या लेंस का फोकस होता है। लेकिन स्मॉल f का बात करेगा तो फोकस दूरी होता है। ये क्लियर करके याद रखिएगा। बहुत सारे लड़का लड़की ये बात नहीं समझते हैं। ठीक है, कैपिटल F और स्मॉल f में ये अंतर है। अंतर क्या है? कैपिटल F जो होगा वो फोकस हो जाएगा और स्मॉल f जो होगा वो क्या होगा? फोकस दूरी होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम बता रहे हैं, अब देखिए ये, अब एक चीज़ हमेशा याद क्या रखिएगा जानते हैं? हमेशा ये याद रखिएगा कि हमेशा ये याद रखिएगा कि जब कभी भी अनंत से प्रकाश की किरणें आएगी, कहाँ से? अनंत से। जब कभी भी अनंत से कब आएगी? जब समांतर आएगी। ठीक है, तो हमेशा अनंत से आने के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी, यानी जिस जो गुजरेगी वो कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, और ये एकदम करेक्टली याद रख लीजिए कि दर्पण में या किसी इमेज बनाने के लिए यह जरूरी है कि दूगों को कटना जरूरी है। ठीक है, जब तक दूगो रेखाएं कटेगी नहीं तब तक प्रतिबिंब नहीं बन सकती है। ठीक है, अब देखिए इसको हमको, ये अनंत है। क्या है? अनंत है। तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, तो ये जो अनंत से आ रही, तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से। तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें हमेशा फोकस से जाती है। ठीक है, और इसका ठीक उल्टा कर दीजिएगा कि मुख्य फोकस से जो किरणें आती है वो हमेशा किधर जाती है? अनंत की ओर जाती है। ठीक है, तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, अनंत याद रखिए, अनंत का F पर, फोकस पर, मुख्य फोकस पर, इसका मतलब मुख्य फोकस से जो आती प्रकाश की किरणें हैं वो अनंत पर जाएगी। ठीक है, तो अनंत से आती प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है, और मुख्य फोकस से आती प्रकाश की किरणें किस होकर जाती है? मुख्य फोकस से आती प्रकाश की किरणें हमेशा किधर जाती है? अनंत की ओर जाती है। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर रखें। दूसरी बात है कि C है, एक वक्रता केंद्र होता है C। तो C जो होता है, तो C का जब कभी भी पूछा जाएगा तो C पर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, वस्तु, तो C पर वस्तु रहेगा तो सेम साइज का नीचे C पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो ये सबसे आसान है। ठीक है, ये सबसे क्या है? आसान है। देखिए यहाँ हम कुछ फिगर हैं। ठीक है, तो देखिए ये फिगर है, यहाँ देखिए ये फिगर में आप देख रहे होंगे कि क्लियर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, नहीं तो हम जूम कर देंगे। देखिए अब देखिए, ज़्यादा जूम करने पर दिक्कत है। देखिए ये अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है, तो ये जो जा रही है वो कहाँ से जा रही है? मुख्य फोकस से होकर। अब ये बताएं, अनंत से आती प्रकाश की किरणें हमेशा किससे जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो जो अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है वो कहाँ से जा रही है? मुख्य फोकस से। और C जो है वो क्या है? सेंटर है, यानी वक्रता केंद्र है। ये जो C है ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब देखिए अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें, ये देखिए अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें कहाँ से जा रही? मुख्य फोकस से। नीचे से भी अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें कहाँ जा रही? मुख्य फोकस से होकर जा रही। ठीक है, अब देखिए एक क्लियर हो गया, B देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा फिगर क्या है? ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है कोई भी वस्तु, तो यही वस्तु AB वस्तु है, तो आ रही है जब कभी भी, तो जब यहाँ हालांकि दिया हुआ है, लेकिन आपको हम एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं। देखिए देखिए बढ़िया से देखिए, यहाँ से देखिए, देखिए तो ये है। अब देखिए ये
ये जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस और वक्रता केंद्र के बीचों बीच बनता है। ठीक है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीचों बीच बनता है। ठीक है, अब देखिए अगला फिगर क्या है। देखिए अगला फिगर क्या है, देख लीजिए। तो अगला फिगर ये है कि देखिए अगला फिगर ये है कि यहाँ देख लीजिए, देखिए अगला फिगर ये है कि अब ये बताएं कुछ देर पहले, सबसे आसान है कि वक्रता केंद्र पर अगर रहेगी तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर अगर रहेगी तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, रोटेशन है। देखिए तो वक्रता, अभी कुछ देर पहले हम बताए हैं कि जब कभी भी वक्रता केंद्र पर होगा ना, ये देखिए जब कभी भी कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर होगा ना, तो जब कभी भी वक्रता केंद्र, तो ये वाला वक्रता केंद्र पर है। ठीक है, ये वाला किस पर है, वक्रता देखिए ये वाला कहाँ है, वक्रता केंद्र पर। तो जब कभी भी वक्रता केंद्र पर होगा, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब भी नीचे कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर उतना ही बड़ा बन रहा है। तो इसलिए ये इमेज जा रही है, ये इधर आ रही है, ये इमेज जा रही है, इधर आ रही है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर ये बन रही है, तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। ठीक है, इसको फिगर को देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, तो जब वक्रता केंद्र का देख लिए तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब भी वस्तु, ये वाला ऊपर वाला वस्तु है, तो जब भी वस्तु अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी, जब भी वस्तु, यहाँ आप क्लियर देख रहे होंगे। ठीक है, नहीं देख रहे हैं तो हम आपको दिखाते हैं फिर से, क्या दिक्कत है। देखिए अब है क्या, देखिए तो ये देखिए देखिए तो जब भी वस्तु, अगर ये वक्रता केंद्र C और F के बीच में ये वस्तु है, ठीक है, यहाँ वक्रता केंद्र और F के बीच में वस्तु है, तो जब कभी भी वक्रता केंद्र और F के बीच में वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो C और अनंत के बीच में बन रहा है, C और अनंत के बीच में। यहाँ जो देख रहे हैं ये प्रतिबिंब जब भी डॉटेड लाइन से इंडिकेट हो, डॉटेड ऐसे वाला लाइन से, तो काल्पनिक बनती है प्रतिबिंब। कैसा बनता है, काल्पनिक। तो यहाँ डॉटेड लाइन से दिख रहा है तो इसका मतलब काल्पनिक बन रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, देखिए आगे क्वेश्चन है, जब हम कुछ ही देर पहले बताए हैं कि जब फोकस पर होगा, तो जब फोकस पर नीचे है ये वाला, ठीक है, तो जब फोकस पर है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब फोकस पर है तो इसका मतलब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन ऐसा है कि फोकस और इसके बीच है, किसके बीच, एक वाहिद ऐसा कंडीशन है जब फोकस और पोल मतलब ध्रुव, तो फोकस और ध्रुव के बीच ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब इस साइड बनता है और काल्पनिक बनता है। ठीक है, इस साइड बनता है और काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो काल्पनिक
ये एक वाहिद कंडीशन है किसमें, अवतल दर्पण में। क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये वाला जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण होता है तो इसका मतलब यह है कि जब कभी भी याद रखिएगा कि फोकस और पोल यानी बहुत नज़दीक रहेगा वस्तु, तो इसका अवतल दर्पण में एक ऐसा वाहिद कंडीशन, एक सिंगल कंडीशन है जो दर्पण के इस साइड सामने न बनकर, परावर्तक सतह के सामने न बनकर इस साइड बनता है। यहाँ ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन से और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसी प्रकार ये आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहे तो देखिए ये यहाँ इंग्लिश में दिया गया है। अगर आप चाहे तो इंग्लिश में अगर जानते हैं तो पढ़ सकते हैं। बियॉन्ड सी यानी सी के बाद रहेगा तो इमेज बनेगा कहाँ, बिटवीन एफ एंड सी के बीच में बनेगा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको इमेज को घुमाने के लिए है ऐसा। ठीक है, तो देखिए इसको, देखिए अब ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ बता देते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि हम पढ़ा रहे थे ये। ठीक है, तो अब देखिए क्या है। अब हम चूँकि कुछ चीज़ों का जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम तो दर्पण के सारे स्थिति का जिक्र कर लिए हैं। ठीक है, दर्पण के सारे स्थिति का हम जिक्र कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या बता रहे हैं वो आप देखिए। ठीक है, तो हम अब ये बताने जा रहे हैं कि ओम का नियम क्या है। तो आप जानते हैं कि 5 नंबर में अगर ओम का नियम पूछेगा तो आपको सबसे पहले ये बताना होगा कि ओम का नियम किसने दिया। ठीक है, ठीक है, तो ओम का नियम अगर पूछेगा, पूछता ही ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब कभी भी ओम का नियम पूछेगा तो आप जानिए, कहिएगा कि ओम का नियम उनके नाम पर ही लिया गया है। तो ओम का नियम जो है वो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। इसमें क्या किया था, एक चालक तार दिया था और विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध बताया गया था, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I बताया गया था। ये फॉर्मूला है इसमें। ठीक है, इन्होंने यही फॉर्मूला दिया था, यानी V इज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब विभवांतर। ठीक है, चालक तार का विभवांतर जो है वो हमेशा, वो इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका हिंदी हम अचानक आया है याद तो हम कर दिए हैं। ठीक है, तो चालक तार का विभवांतर हमेशा विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो चालक तार का नियतांक, आर को नियतांक, और इसी आर नियतांक को, आर को नियतांक कहा जाता है और इसी नियतांक को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, इसी आर को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आर को प्रतिरोध कहा जाता है, तो ओम का नियम जो दिया था उसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, अब देखिए अगर हम आगे चले जाते हैं तो पता चलता है कि मेरा शरीर इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है पीछे, क्योंकि आगे हो जाते हैं। ठीक है, वो आदत सा बन गया हुआ है। ठीक है, तो ओम का नियम जब कभी भी पूछेगा तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि उसे पूछेगा, मतलब आपको स्टेटमेंट में लिखना है सबसे पहले कि ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था और यह चालक तार में विभवांतर
तथा विद्युत धारा के बीच संबंध बताता है। ठीक है, अब लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके कि चालक तार में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमेशा विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं और विभवांतर जो है वो विद्युत धारा पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और इसमें जोड़ दीजिएगा कि जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ता है तो विद्युत धारा का भी मान बढ़ता जाता है। ठीक है, विभवांतर का मान घटता है तो विद्युत धारा का भी मान घटता है। तो भी समानुपाती आई कर दीजिएगा, इसको समानुपाती को हटाइएगा तो आर को प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं आर बराबर V/I। ठीक है, ये फार्मूला प्रतिरोध का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा। कई सारे ऑब्जेक्टिव कहे तो 1 नंबर का जो पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या कीजिएगा, इसमें ग्राफ का भी जरूरी पड़ेगा, 5 नंबर में पूछेगा तो अलग अलग विभव लीजिएगा। ठीक है, और उसका अलग अलग विद्युत धारा का मान लीजिएगा और सबके ग्राफ बनाइएगा। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा और यहाँ पॉइंट आएगा, पॉइंट आएगा, पॉइंट आएगा और इस तरह का लीनियर ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरह का क्या बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। ठीक है, V और I के बीच। ठीक है, एक V रहेगा, एक I रहेगा और दोनों भी ये वाला पॉइंट ओरिजिन पॉइंट वो रहेगा, ये वाला को रैखिक ग्राफ बनता है। ठीक है, और ग्राफ बनाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, इसमें 2-3 चीज़ है, क्या क्या सो जान लीजिए। 2-3 चीज़ क्या है, पूछा जाएगा कि विभवांतर को मात्रक क्या होता है, चाहे किस में मापा जाता है तो वोल्ट में, किस में, वोल्ट में, किस में मापा जाता है, वोल्ट में। ठीक है, किस में मापा जाता है, वोल्ट में। ठीक है, तो देखिए लिखिएगा क्या, वोल्ट में। किस में मापा जाता है, वोल्ट में। ये विद्युत धारा के बारे में पूछे है, किस में मापा जाता है तो एम्पियर में। किस में मापा जाता है, एम्पियर में। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं और वोल्ट को V से लिखा जाता है। ठीक है, आर जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को किस में मापते हैं, ओम में। किस में मापते हैं, ओम में, और इसका संकेत ये वाला होता है। ठीक है, तो ये तो पूछा जाएगा प्रतिरोध को किस में मापते हैं तो क्या कहिएगा, ओम में मापते हैं। ठीक है, विभवांतर को किस में मापते हैं तो वोल्ट में मापते हैं। विद्युत धारा को किस में मापते हैं तो एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, कुछ इसके साथ और भी हम कुछ बता देते हैं। जैसे आपसे कई सारे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, तो जैसे पूछ देगा बल का मात्रक बताए, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन को N से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है, न्यूटन। न्यूटन ने खोज किया था इसीलिए। ठीक है, पूछा जाएगा ऊर्जा का मात्रक, क्या पूछाएगा, ऊर्जा का या कार्य का मात्रक, तो जूल कहिएगा। क्या कहिएगा, जूल कहिएगा। ठीक है, क्या कहिएगा, जूल। तो न्यूटन पूछेगा तो न्यूटन, जूल पूछेगा तो जूल बताइएगा। ठीक है, ऊर्जा या कार्य का मात्रक पूछेगा तो जूल। ठीक है, इसके बाद शक्ति का भी मात्रक पूछ देता है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, और वाट बराबर कार्य बटा समय होता है। ठीक है, कार्य बटा समय। तो वाट को अगर बदलना होगा तो यहाँ से जूल बटा सेकेंड भी दे देता है, तो वाट के बदला में क्या दे देगा, जूल बटा सेकेंड भी देगा तो सही माना जाएगा, वो सही ही होता है। ठीक है, क्योंकि जूल प्रति सेकेंड को ही वाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप फिजिक्स में आप जानते हैं ये परंपरा है कि फिजिक्स में जिन्होंने काम किया है तो मात्रक उन्हीं, जैसे न्यूटन के गति का नियम तो उनके नाम से जाना जाता है, क्योंकि न्यूटन महोदय ने गति में बहुत सारे काम किए, बहुत सारे उन्होंने जो है वो योगदान दिया है, जीवन को छोड़कर संपूर्ण ताकत को उसमें झोंक दिया है। ठीक है, तो इसलिए उनके नाम को जीवंत भर तक याद रखने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बार बार जो आता है वो वोल्ट मीटर एम मीटर के बारे में, तो वोल्ट मीटर का मतलब पूछा जाएगा तो जिसको वैसा युक्ति जिसके द्वारा वोल्टेज को मापा जाता है, वोल्ट मीटर हो जाएगा। एम मीटर जैसे देखिए एक क्वेश्चन
एक क्वेश्चन बार बार जो आता है वो वोल्ट मीटर तथा आम मीटर या एम मीटर। या कोई आदमी आम मीटर भी कहता है, ठीक है, एम मीटर या आम मीटर। तो आप याद रखिएगा कि जो वोल्टेज को मापता है, किसको मापता है, वोल्टेज को मापता है वैसा युक्ति उसको वोल्ट मीटर, और जो विद्युत धारा को मापता है उसको एम मीटर कहा जाता है, ठीक है। तो विद्युत मोटर वाला आप क्वेश्चन देख के जाइएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्लास एंड करेंगे क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो गया है, ठीक है। तो क्लास को हम क्या करेंगे, एंड ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज क्लास हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही सेव हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तो कैसा लगा ये हमको बताइएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत होता है बनाने में, बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। ओके बाय, ठीक है, ओके।